चीन के ऊपर एक टाइम बम लटक रहा है और ये ऐसा टाइम बम है जिसे ड्रैगन दुनिया भर से छिपा रहा है। पूरी दुनिया को कर्ज के जाल में फंसाने वाला चीन इस तरीके की समस्या में घिरा हुआ है जिससे न चाहते हुए भी बातें निकल कर बाहर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन इस बम को छिपाने के लिए हो रहे ओलंपिक में पत्रकारों को भी आने नहीं देना चाहता है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार G20 की मीटिंग में जिनपिंग का बहुत बड़ा अपमान क्यों हुआ, या फिर जिनपिंग झूठ बोल रहा है? तो दूसरी तरफ फ्रांस और इंग्लैंड क्यों भिड़ रहे हैं? इंग्लैंड ने 48 घंटे का धमकी भरा समय क्यों दिया है फ्रांस को? जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। फ्रांस और इंग्लैंड सहयोगी हैं, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इंग्लैंड ने सीधे सीधे एक फिल्मी डायलॉग मार दिया है कि 48 घंटे के अंदर सुधर जाओ, नहीं तो 48 घंटे के बाद हम एक ऐसा एक्शन लेंगे जिससे फ्रांस को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे आपको बता दें, जो नहीं जानते हैं, यूरोपीय यूनियन का सदस्य हुआ करता था इंग्लैंड, फ्रांस और बाकी सारे जो यूरोप के देश हैं, लेकिन इंग्लैंड इस यूरोपीय यूनियन से निकलकर बाहर आ गया। अब बाहर आने के बाद इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन में कोई वैसा रिश्ता नहीं रह गया। यूरोपीय यूनियन जो भी ज्यादा सुविधाएं देगी वो जाहिर तौर पर यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों को ही देगी, न कि बाहरी देश को। और इंग्लैंड हो गया है अब बाहरी। अब फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जो झगड़ा शुरू हुआ है वो झगड़ा शुरू हुआ है इंग्लिश चैनल से। ये जो इंग्लिश चैनल का इलाका है, इस इलाके में फ्रांस भी अपनी दावेदारी करता है, इंग्लैंड भी अपनी दावेदारी करता है। वजह क्या है? वजह वही है माया। यहाँ पर छिपी हुई है खनिज संपदा, मछली का अकूत भंडार, जिसकी वजह से दोनों ही देश इस इलाके को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब बात है यूरोपीय यूनियन की, तो इस इलाके में उत्खनन करने का या फिर मछली पकड़ने का एक लाइसेंस जारी होता है, और ये लाइसेंस चूंकि फ्रांस यूरोपीय यूनियन में अभी भी है, तो यूरोपीय यूनियन फ्रांस को ज्यादा देता है, इंग्लैंड को कम देता है। अब इंग्लैंड इस चीज से बौखलाया हुआ है और बौखला कर ये चीज और ये गुस्सा सीधे सीधे फ्रांस के ऊपर निकाल रहा है, और बड़े ही धमकाने वाले अंदाज में इंग्लैंड ने ये कह दिया है कि हम 48 घंटे का वक्त देते हैं, इन चीजों को ठीक कर लो वरना हम भी एक्शन लेना शुरू कर देंगे। अब ये दो दोस्त देशों के बीच इस तरह का तनाव शुरू हो गया है यूरोपीय यूनियन से निकलने के बाद, जो आने वाले भविष्य में नई संकट को पैदा कर सकता है, क्योंकि इन देशों का एकजुट रहना बेहद जरूरी है, खास करके चीन के खिलाफ। खैर, वहीं जिनपिंग का बहुत बड़ा अपमान हुआ क्लाइमेट मीटिंग में। अब ऐसा क्या हुआ? जिनपिंग तो गए ही नहीं थे, फिर क्यों अपमान हो गया, कैसे अपमान हो गया? तो आपको बता दें, दरअसल क्लाइमेट की जो समिट हुई COP26, इस COP26 में न तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग गए और न ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, लेकिन ये कहा गया कि वर्चुअली चीन के राष्ट्रपति वहां पहुंचेंगे। अब बाइडेन ने अपने संबोधन में सीधे सीधे ये आरोप लगाया कि चीन और रूस दोनों ने इस मीटिंग को महत्व नहीं दिया, दोनों ही इस मीटिंग में नहीं आए, जो कि बहुत ही गलत है, उनका निराशाजनक रवैया है। पर अब चीन ने एक बयान जारी किया है और चीन का कहना है कि हम वर्चुअली वहां जाना चाहते थे, जिनपिंग भाषण देना चाहते थे, लेकिन ऐन वक्त पर ये नहीं हो पाया। अब कैसे नहीं हो पाया? तो आपको याद होगा, यूएन में जब भारतीय प्रतिनिधि BRI प्रोजेक्ट पर बोल रही थी तो उनका माइक अचानक से बंद हो गया था, क्योंकि चीन अध्यक्षता कर रहा था। अब चीन की शिकायत ये है कि ऐन वक्त पर जो वीडियो लिंक थी, वो वीडियो लिंक ऑर्गेनाइजर्स ने भेजी ही नहीं जिनपिंग को, जिसकी वजह से जिनपिंग को एक लिखित बयान जारी करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस मीटिंग में वर्चुअली शामिल हुए थे। अब COP26 समिट शुरू होने से पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया था। इसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति जिनपिंग इस समिट के लिए ग्लासगो नहीं जाएंगे, इसके बजाय वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समिट में संबोधन करेंगे। बहरहाल ये भी नहीं हो सका और चीन के विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रपति का लिखित बयान जारी कर दिया। अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि जिनपिंग के लिए वो वीडियो लिंक ही नहीं दिया गया जिसके जरिए उन्हें भाषण देना था। यही वजह था कि जिनपिंग को लिखित बयान देना
देने पड़े। जिनपिंग ने अब लिखित बयान में क्या कहा है तो जान लीजिए। उसने कहा है कि चीन चाहता है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए मजबूत और निर्णायक कदम उठाए जाए। इसके लिए सभी देशों को मिलकर रणनीति बनानी होगी और ग्रीन एनर्जी पर फोकस करना होगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि लिखित बयान इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि हमारे पास वीडियो लिंक नहीं था। वैसे कुछ खबरों में ये भी कहा जा रहा है कि जिनपिंग के बारे में चीन शायद सही जानकारी नहीं दे रहा है। हो सकता है या तो जिनपिंग बीमार है और यही वजह से पिछले साल जनवरी से वो अब तक देश से बाहर नहीं निकला है। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहते हैं कि चीन के राष्ट्रपति जानबूझकर इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए क्योंकि चीन पर बहुत ज्यादा दबाव है कि कार्बन कम उत्सर्जन करे। और वैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी वर्चुअली ही आए। वहीं दूसरी तरफ चीन पर एक बड़ा खुलासा हो रहा है। दरअसल चीन में होना है विंटर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक के लिए जो पत्रकार वहां जाना चाह रहे हैं, चीन उसमें से अधिकांश पत्रकारों को रोक रहा है। खासकर वैसे पत्रकारों को रोक रहा है जो बेबाक अपनी राय रखते हैं, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं कि आखिर चीन क्या छिपाना चाहता है। दुनिया के कई देशों को अपने कर्ज जाल में फंसाने वाला देश चीन खुद एक कर्ज टाइम बम पर बैठा हुआ है। कहा जा रहा है कि चीन कर्ज में इस कदर डूबा हुआ है कि उसका संपत्ति बाजार खतरनाक संकट के दौर से गुजर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन, जो 4 ट्रिलियन ट्रिक ऋण बम का सामना कर रही है। 4 ट्रिलियन मूल्य का कर्ज इसने दे दिया है। अब हुआ ये है कि बड़े पैमाने पर कर्ज लेकर घर बनाए, रियल एस्टेट में पैसा लगाया, लेकिन अब ये बिक नहीं रहा है। ऊपर से दुनिया भर में बहुत सारा कर्ज दे दिया जो लौट कर आ नहीं रहा है। अब रिपोर्टों की माने तो चीन का कुल कर्जा अब उसके घरेलू उत्पादन के 270% से ज्यादा हो गया है। ये एक बेहद खतरनाक सच है। चीन का बकाया विदेशी खर्चा 2020 में 2.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी चीन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो पूरा चीन एक वित्तीय संकट में फंस जाएगा। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसके वित्तीय संकट में फंसने का असर तो पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अब आप सोचते हैं ऐसा कैसे होगा, तो आपको बता दें चीन से पूरी दुनिया का व्यापार व्यवसाय होता है और एक चैनल सा बन गया है। अब इस चैनल में अगर कोई गड़बड़ी आती है चीन से ही, तो चीन का सीधा असर उन सारे देशों पर होगा जो इससे जुड़े हुए हैं। अब चीन दुनिया भर को कर्ज बांट रहा है और उल्टा खुद अपने देश के लिए भी कर्ज ले रहा है और ये ट्रिलियंस में जा रहे हैं, जो बहुत बड़ी मात्रा है। अब ऐसे में चीन इसे वापस दे नहीं पा रहा है। घर में महामारी और नेचुरल आपदाएं घेर रही हैं और खुद चीन को अब चीन से कंपनियां बाहर निकलनी शुरू हो रही हैं। मतलब कुल मिलाकर चीन की स्थिति अब ऐसी नहीं रह गई है कि चीन कर्ज को जल्द से जल्द लौटा पाए और दिन प्रतिदिन ये कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, घट नहीं रहा है। ऐसे में यही कहा जा रहा है कि दुनिया को कर्ज देने वाला चीन अब एक कर्ज के टाइम बम पर बैठा हुआ है। बहुत जल्द इसमें भी विस्फोट आएगा और चीन भी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, जिस तरह के हालात बन रहे हैं चीन के, क्या चीन दिवालिया होने की कगार पर पहुंचेगा या अपने आप को बचा लेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।